प्रसन्नता की बात है कि अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उनके सहयोगी जो है उनके साथ अपने पुणे के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा सा मैं एक बार परिचय करा देता हूँ जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं। अपने क्षेत्र प्रचारक श्री अतुल जी लिने उपस्थित हैं यहाँ पर, परसों की बैठक में भी थे आप। उनके साथ वहां से डॉक्टर बहार कुलकर्णी, हमारे वहां के प्रांत प्रचारक यशोवर्धन जी हैं, प्रांत कार्यक्रम महेश जी करते हैं और पश्चिम महाराष्ट्र के सब सेवा कार्यों का देखरेख करने वाले डॉक्टर प्रोजेक्ट डॉक्टर गांवकर जी, ऐसे सब वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने बीच में उपस्थित है। पुणे के अधिकांश है, अतुल जी का केंद्र मुंबई है। सुनील अम्बेडकर जी मेरे साथ है। माननीय डॉक्टर साहब से आप सब परिचित है ही हैं और उनके साथ जो है उनका परिचय डॉक्टर साहब भी शेयर करा देंगे। अरुण जी को, सुनील जी को और हमारे सभी पुणे के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हृदय से आप सबका आभारी हूं कि आप प्रोएक्टिवली बहुत इनिशिएटिव लेकर ये सारा जो विषय जिसको कि देश पूरे ताकत के साथ मिलकर लड़ रहा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि क्योंकि विषय के डिटेल्स में अभी सारे देश में क्या हो रहा है वो सब आप लोगों को हर रोज़ किसी न किसी माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं और 4 बजे शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के माध्यम से सारी जानकारियां हम देश के अंदर आप सबसे शेयर करते हैं। इसलिए उन सब के बारे में मैं कोई चर्चा आज नहीं करूंगा। अरुण जी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सब पुणे के कार्यकर्ताओं का। मैं ये जानता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे पहले तकलीफ़ पुणे में शुरू हुई थी जब दुबई से कुछ लोग आए थे और उस समय तुरंत हम लोगों ने जो एक्शंस किए थे, मुझे ख्याल है कि उसी दिन सुबह हमारी प्रकाश जी से बात हुई थी जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, हमारे कैबिनेट में सहयोगी भी हैं। उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में तकलीफ़ इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि ये शायद देश के अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला प्रदेश बन जाएगा। अभी 2 दिन पहले अरुण जी के सहयोग से मुंबई और थाने के कार्यकर्ताओं के साथ भी हमें बातचीत करने का मौका मिला है और आज पुणे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम फीडबैक्स लेना चाह रहे हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। एक हमारे जो सबसे प्रमुख ऑफिसर हैं, आप सब जानते हैं कि देश में हमारा जो इस प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको जो देखने वाला जो सबसे बड़ा हमारा प्रतिष्ठित सेंटर है उसको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कहते हैं। ये नई दिल्ली में स्थित है और देश भर में बीमारियों का अर्लीस्ट पॉसिबल लेवल पे सर्वेलेंस करने के लिए जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स सारे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, नीचे लेवल तक काम करते हैं, वो इसी सेंटर के मार्गदर्शन में, कंट्रोल में और इनके साथ एक्टिव 24 घंटे का कोऑर्डिनेशन करके करते हैं। पहला केस जो हमारे देश में आया केरल में, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी उसमें वहाँ की सरकार के साथ मिलकर इसी सेंटर ने हमारे सुनिश्चित की थी और 162 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया था। शुरुआती दौर में ही 17 जनवरी को एक तरफ हमने सारे देश के सभी स्टेट्स को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज दी, कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू किया, एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू की और चाइना में हमारी एम्बेसी को हमने कहा कि जो भी लोग भारत में आ रहे हैं उनकी हमें पूरी जानकारी दें
और उसी जानकारी के कारण हम लोगों ने जो पहला हमारा केस था, एक 20 वर्ष की मेडिकल स्टूडेंट जो 24 तारीख को वहाँ से चली थी, जिस पर हमने कलकत्ता के एयरपोर्ट पर उतरते ही हम लोगों ने नज़र रखना शुरू किया, और जब उसको सिम्टम डेवलप हुआ 2-3 दिन के अंदर, तो उसी स्टेज में हमने उसको पकड़ लिया। तो ऐसा जो सारे देश का हमारा डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत, और बाकी भी और सारी चीज़ें हैं जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल करता है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह अभी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। अभी सारे देश में जिस प्रकार से हमने अपने ज़िलों को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक कैटेगरी वो है जो 300 और 350 के बीच में ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई भी केस अभी नहीं हुआ है। एक कैटेगरी वो है जो लगभग 200 ज़िलों की है जहाँ एक दो केसेस हैं, लेस देन 5। और एक कैटेगरी ऐसी है जहाँ लगभग 170-180 ऐसे ये नंबर, क्योंकि हर समय चेंज होता रहता है, उसके रफली उसके इर्द गिर्द ये नंबर है, जिनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से आपका शहर भी आता है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं कई। और वो जो हॉट स्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हमने फर्दर 2 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, एक 15 से ज़्यादा केसेस वाले, एक 15 से कम वाले, यानी 5 और 15 के बीच वाले। और दोनों प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग तरीका है वहाँ पे बीमारी को कंटेन करने के लिए। वहाँ पर क्लस्टर कंटेनमेंट है या मैसिव डिजीज़ आउटब्रेक कंटेनमेंट है, वो सारी बातें स्ट्रैटेजी के नाते हैं। अभी देश में जो हमारा दुश्मन है वो कहाँ पर है वो हमें पता है, लेकिन दुश्मन को इफ़ेक्टिवली वहीं पर रहने देना है और वहीं पर उसको जो है एक प्रकार से ख़त्म करना है, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और दूसरा, जो अनअफेक्टेड इलाके हैं वो इफ़ेक्ट ना हो, इसकी भी चिंता करना है। तो इस नाते मैंने आज यहाँ सिर्फ डॉक्टर सुजीत सिंह को बुलाया है। वो पहले आपको थोड़ा सा इनके पास क्या पुणे के बारे में फीडबैक है वो आपको बताएंगे बहुत संक्षेप में, और उसके बाद फिर आपकी बात सुनेंगे, और उसके बाद आपकी बात सुनने के बाद जो भी हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में अपनी बातें उन्हें कन्वे करनी है, वो हम करेंगे। और इसके साथ साथ आपके लिए अगर हमारे पास कोई सुझाव होंगे वो हम आपको देंगे, और आपके जो सुझाव आएंगे उनके ऊपर अमल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी सारे देश की तरह पुणे को भी हम लोग इस बीमारी से मुक्त कर पाएँ। मैं भी डॉक्टर सुजीत सिंह को ये माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो अपनी बात आपसे करेंगे। डॉक्टर सुजीत सिंह। आज बड़े प्रसन्नता की विषय है कि हम सब लोग पुणे के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि पिछले 2 चर्चाओं में हमने मुंबई और इंदौर, जो कि हमारे समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित क्षेत्र हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग उल्लेखनीय तरीके से उन दोनों ही स्थानों पर इस बीमारी को काबू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अब मैं आपको छोटे से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार ये बीमारी तेज़ी से बढ़ने अग्रसर हो रही है। अगर आप शुरुआत से देखें तो महाराष्ट्र में आज की तारीख में 3,320 केस हैं और 201 डेथ हैं। आप सभी को ज्ञान है कि 31 डिस्ट्रिक्ट 36 में से पूरी तरह इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी हैं, जिसमें कि मुंबई, थाने और पुणे और प्रमुख शहर हैं हमारे। पुणे में अगर हम देखें तो पहला केस, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब हमारे मंत्री जी ने बताया कि हमको 9 मार्च को मिला था, जो कि डायग्नोसिस के बाद कंफर्म हुआ था, जो कि इनिशियल दुबई से ट्रैवल रिलेटेड था। उसके पश्चात लगातार केसों में वृद्धि होती रही और आज 501 केस जो हैं उनमें से हम देखेंगे तो 54% डेथ जो हमारी हुई हैं वो डेथ जो है 50 साल से ऊपर वाले हमारे वरिष्ठ नागरिकों के बीच में हुई हैं, जो कि दूसरी और बीमारियों से भी पीड़ित रहे हैं। तो ये जिस तरीके का हमको सामान्य चलन दूसरी जगह भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों की वरिष्ठ नागरिकों को इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अभी बताया, माइक्रोप्लान कंटेनमेंट, जो कि इस बीमारी के हमारी तरफ से मुख्य स्ट्रेटजी है इसके कंट्रोल की। अगर हम आगे देखें तो किस तरीके से ये किस तेज़ी से ये बढ़ी है, तो आप देखेंगे कि
अप्रैल के बाद से ही लगातार केसों में वृद्धि होती गई और आज हम 3,300 के नज़दीक पहुंच गए महाराष्ट्र में। अगर इसी तरीके से हम अगर पुणे में देखेंगे तो पुणे में केसेस भी लगातार बढ़ते रहे हैं और ये केस लगातार बढ़ना लॉकडाउन के पीरियड के बाद भी 14 दिन तक तो हम अपेक्षा करते हैं कि केस हमें जो इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं वो ज़रूर हमारे केस दर को वृद्धि देंगे, लेकिन 14-15 दिन के बाद अगर केसों में हमारे वृद्धि होती है तो हमको ये एक इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन या कंटेनमेंट स्ट्रेटजी हमारी कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। तो ये एक उसी की तरफ हमको एक इशारा देती है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि 7 तारीख से किस प्रकार केसों और डेथ में वृद्धि हुई है पुणे में, तो ये सब आप लोगों को विदित ही है, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस मुख्य बात यह है जो केस फैटिलिटी रेट जो हम कहते हैं और जो 47 दुखद मृत्यु हमारी हुई है पुणे शहर में इस बीमारी के दौरान, तो वो हमें दिखाता है कि हमारा ये फैटिलिटी रेट 9.3 है, जो कि काफ़ी हाई माना जाता है इस बीमारी की दृष्टि से। और हमको किसी भी तरीके से ये दिखाता है कि हम बीमार मरीजों को जल्दी डायग्नोसिस में सफल नहीं हो पाए और डायग्नोसिस के बाद उनको अस्पताल तक लाने में पूरी तरह से हमें सफलता जल्दी नहीं मिली। जल्दी हम डायग्नोस करेंगे, जल्दी अस्पताल लाएंगे तो उनकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी होगी। तो इस ओर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि पुणे में कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा ग्रसित है, तो आज की तारीख में हम देखें तो पुणे जो हमारा पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है वो सबसे ज़्यादा इसमें ग्रसित पाया गया है। और उसमें भी जो एपी सेंटर है जो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पूरा पुणे चिंचवाड़ वाला उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर हम आगे चलें इसी तक को देखना चाहें तो हमने इसको मैप पर भी दर्शाने की कोशिश की है। हालांकि हम देखेंगे कि केसेस हमको बाकी जगह भी मिले हैं, क्योंकि एक बार केस एक जगह आ जाते हैं तो उसके रिश्तेदार, उसके मित्र और भाई बंधु वगैरह अलग अलग क्षेत्रों में भी निवास करते हैं और या कोई उनसे मिलने आते हैं तो केसों का हमको अलग जगह भी फैलाव मिलता है। इसी को हमको ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की ओर जाते हैं तो यही मैप जो है हमको इस बात के लिए एक इशारा देता है या हमको सर्विलेंस हमारी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी पड़ती है कि हम सभी जगह के फैलाव को आगे बढ़ने से रोकें। आपको ये बात मैं और जोर दे के कहना चाहूँगा कि केस तो एक बार आ जाते हैं, हम लोगों को केस का नंबर हम लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि केस डिटेक्ट होने के साथ ही हम उनको आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने के माध्यम से ही हम उनसे आगे का फैलाव रोक पाते हैं। तो केस डिटेक्ट होना एक अच्छे सर्विलेंस सिस्टम की निशानी है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि अगर लगातार उसी में वृद्धि होती रहे तो हमें ये कहीं पता चलता है कि हम ट्रांसमिशन चेन को कट करने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। ये हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। जब तक हम ट्रांसमिशन चेन को कट नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी तरीके से इस बीमारी पर काबू नहीं पा पाएंगे। और दूसरी मुख्य बात है कि अगर हम पिरामिड का बेस बड़ा करते जाएंगे, जैसे आज 4 केस हैं तो हमारा क्रिटिकल जैसे 501 केस में 47 केस हमारे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से अगर ये 501 केस अगर 5000 हो जाते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की आइसोलेशन फैसिलिटी, किस तरीके की क्रिटिकल केयर फैसिलिटी हमको आवश्यकता होगी। अब मैं ये जस्ट आपको ये 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि हालांकि कंटेनमेंट प्लान बहुत इफेक्टिवली लागू हुआ है तीनों एरियाज में। नंबर ऑफ टीम्स आप देख लेंगे, पूरे शहर को, पूरे 3 मुख्य क्षेत्रों को तो विभिन्न जोन्स में बांटा गया है। 38 जोन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पुणे चिंचवाड़ में 23 जोन और रूरल में 5 जोन बांटी गई हैं। इसी प्रकार नंबर ऑफ टीम भी आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा टीम हमारी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगी हैं, जो कि करीब 22 लाख की आबादी को कवर कर रही हैं। इससे हमने सर्वे के दौरान पाया कि ILI और सारी के भी क्षेत्र केस हमको मिले हैं 110, 14 और 55। ये हमको इशारा देते हैं कि ये बीमारी कुछ समय से हमारे पुणे शहर में चल रही थी। इसी प्रकार क्योंकि ये सारी के केसेस जो हॉस्पिटल में आते हैं वो बताते हैं कि जब बीमारी सीवियर रूप में पहुंच जाती है तभी मरीज हॉस्पिटल में आता है। तो अगर हम हॉस्पिटल केसेस का सर्वे करके ये पाते हैं कि 110 केस हमारे सारी के थे, ये दिखाते हैं कि हम लोग डेफिनेटली इस बीमारी को पूरी तरह से पकड़ने में सफल नहीं हो पाए और इसी तरीके से कम्युनिटी ट्रांसमिशन चलता रहा। अब मैं इसमें कुछ बातों की ओर इंगित करूंगा जो हमारी सेंट्रल की टीम ने हमको रिकमेंडेशन के तौर पर दी है। नंबर 1 तो बात, जैसा कि अभी सभी लोग जानते भी हैं, कि क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान। इसमें हाउस टू हाउस सर्वे करके हमको जो भी संभावित
रोगी मिलते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के हों, चाहे बुखार के हों, चाहे हमारा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो या सीवियर रेस्पिरेटरी, इन सभी को हमको इंगित करके तुरंत इनसे सैंपल लेके और सैंपल चेक कराना है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हमारी सबसे ज़रूरी है और इसमें हम लोग सीनियर कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं जो कि पुणे शहर में काफ़ी हैं और मेडिकल कॉलेज को हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, जो हमें हाई कैपेसिटी टेस्टिंग मशीन है जो कि कोबा 6800 रॉश की है, जो कि पुणे में ICMR ने काफ़ी वो ऑर्डर की हुई हैं, लेकिन जैसे ही ये मशीनें आ जाएंगी हमारी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। आज पूरे देश में ये सिर्फ 2 मशीनें हैं, जो कि एक भुवनेश्वर में है, दूसरी दिल्ली में है, नोएडा में। तो ये मशीनें हम लोगों को काफ़ी मदद करती हैं। 1100 से लेकर 1400 सैंपल हम पर डे कर सकते हैं, तो ये हमारी कैपेसिटी आगे बढ़ाएगी। इसकी काफ़ी ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जल्दी ही 2 हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल में हम लोग विभिन्न हॉस्पिटलों में और देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस मशीन का लाभ उठा पाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे सीरियस मरीज होते हैं और क्रिटिकली इल हैं, उनके लिए मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी जारी की गई है, एम्स के डॉक्टरों द्वारा बनाई गई है। और वो एक नोडल सेंटर भी एम्स में खोला गया है माननीय मंत्री जी के निर्देश पर, जो कि 24 घंटे के चिकित्सक जो कि इसमें संलग्न होते हैं वो किसी भी प्रकार की सलाह यहाँ के वरिष्ठ एम्स के चिकित्सकों से ले सकते हैं और अपना क्रिटिकल मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार जो ट्रेन मैन पावर डेवलपमेंट है वो भी हुआ है, लेकिन RRT हमको सुदृढ़ करने की और आवश्यकता है, जिससे कि मेडिकल कॉलेज इसमें समग्र रूप से इन्वॉल्व रहें, क्योंकि ये बीमारी हमें अभी कुछ समय तक परेशान कर सकती है। इसीलिए अगर मेडिकल कॉलेज की जो प्रमुख हस्तियां हैं वो भी अगर हम लोगों को इसमें मार्गदर्शन देती रहेंगे तो ये हम इसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। RRT जो है रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, ये हमने 3 विशेषज्ञों को मिला के एक टीम बनाने की हर मेडिकल कॉलेज में प्रयास किया है। इसमें एक होता है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का और दूसरा होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट हम ले सकते हैं, जो कि सैंपल कलेक्शन में और सैंपल के एग्जामिनेशन में हमारी मदद करते हैं। और तीसरे होते हैं फिजिशियन, जो ये देख के रोगी का परीक्षण करके ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा व्यक्ति सैंपल लेने के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं वो 2-3 प्रकार की हैं और सही टेस्टिंग किट सही आदमी पर उपयोग करेंगे सही समय पे तो हमें निश्चित रूप से सही मार्गदर्शन मिलेगा कि हमारी बीमारी किस ओर प्रगति कर रही है और कहाँ हमें उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये WHO और उनके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि सुपरविजन और मॉनिटरिंग हमारा स्ट्रेंथन हो और हमको लगातार फीडबैक मिले, ताकि हम अपने प्रोग्राम को लोगों की सहायता से और अच्छे रूप से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ। धन्यवाद। पुणे के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना जो भी फीडबैक है वो अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। So, good evening, I'm Dr. Pahal Milkuni from Pune. Just now we got the review of all the current scenario of Pune. Basically, I would like to highlight 3 points. Currently, Pune is becoming one of the most hottest centers in Maharashtra. So whatever the facilities are in Pune, they are basically provided by government institutes like Vijay Medical College, Armed Forces, National Technological Institute, and some private labs are allowed to do the testing. Overall, there are about 800 tests per day which are carried out in Pune. Considering the hospital capacity of the patients which are diagnosed as COVID positive, there are 12 hospitals dedicated to admit the COVID patient. Most of them are government hospitals. They have provided their 100-200 beds as per the availability. Still, they are to improve the number of capacity which can accommodate more and more patients. Currently, as per the PMC data, we are having 1,000 beds in 12 different hospitals which handle COVID positive patients. The 200 doctors and 600 nurses which is the requirement of PMC currently. The PMC currently, municipal corporation, is in direct requirement of the help of the medical practitioners as well as the paramedic staff. They have the plan of including private practitioners like MD medicine, anesthetists, and intensive care people who are practicing their own fields to help the government. They are also ready to wait, but that plan has to be executed as early. Plus, as per the data which we are gathering, the requirement of around 150 volunteers, which are required in the teams to clean the complete area, which are hotspots within the Pune. Currently, the PPE kits is
a sensitive issue. And then I got the recommendation which I will my part of the speech. Currently, 150 kits is the requirement of the CP as per the PHC information. Available is 550 kits. We have analyzed the situation. Roughly 5,000 PP kits are needed as a stock in Pune Municipal Corporation, and they should distribute to the different hospitals which are in the COVID patients and private hospitals. Now, as currently expressed, Pune has 30 hotspots, and they are giving more and more positive patients in spite of lockdown being implemented smoothly. PMC has also started 74 clinics. As a Karyakarta or a doctor who has been working in Pune for last 15 years, I would like to suggest, if you permit, to approach the corona epidemic, we can divide the hospitals into COVID and non-COVID hospitals. Currently, by God's grace, Pune has got roughly 52 private medical colleges and government medical colleges. If we combine the bed strength of all these medical colleges, comes around about 8,000 to 8,500. So we have that much of reserve which is available for use. They have got qualified manpower. They have got enough, what you can say, all infrastructure facilities. But what government needs to take care or they ensure that they will get proper supply of PP kits and medicine. Because protocols and all those things are available to us. But we are lacking on the ground is the availability of the PP kits, protective devices and medicine. If government can call the management people of all these medical colleges, take them in confidence that look, we can provide you all this facility. You ask the doctor, because see, today at least I can give you, everybody is aware. Maybe next week or 1 month, everybody is going to face the problem. Every hospital has to admit the patient. Is going to be a rampant spread. So nobody will scared of getting duty of taking care of COVID patients. What they need is proper care and infrastructure. If we can provide them PP kits and medicines, I think they will be more than happy to work as a responsible citizens. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुलकर्णी है और आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट. I would like to put a highlights on the testing and testing facilities available in Pune. आज की तारीख में पुणे में NIV भी है और apart from NIV के अदर सेंटर्स को परमिशन मिले टू डू द टेस्टिंग. इसमें से AG डायग्नोस्टिक सेंटर है, सह्याद्री हॉस्पिटल है, अपना PJ मेडिकल है, and other 2 hospitals are there to do the testing. And they are doing the RT-PCR testing. And for this, today's capacity is, as earlier mentioned, that we can do 800 tests per day. And out of that, 300 to 400 testing done at NIV and rest tests done at the private hospital. So private at present able to do the only 40 to 50 tests per day in a 9-hour man time. And the major hurdle over that, as you mentioned, is automated availability of automated machines for the RT-PCR. At some center, automated machines are available, and at some centers, automated machines are not available. They are doing the manual thing. Now, coming to the problem at this, some lab install the automated machine, but due to lockdown, there is no person to come to install that, and government can provide them that person come and open that lab so they can do more testing. Second is that in Pune there are other hospitals also who can do the testing, but due to some NABL accreditation all that thing, they are not allowed to do the testing. For example, Dinanath Mangeshkar Hospital is one of the biggest hospital in Pune. They are not allowed to do the testing. So if we can take the consideration of this, and if we have a name of the hospitals in Pune who can do the testing, but they are not allowed. If we are allowed them to do the testing, then that number of the testing will be added. Then second suggestion is the rapid testing.
for the mass screening we required rapid testing, and that too based on the antibody testing. But I learned that it is not approved yet by the ICMR. ICMR has given the certain guidelines for the mass-based testing, antibody testing, but the state government of Maharashtra at present has not issued any guidelines at the Pune level or Mumbai level. So if we can look at into that matter and rapid antibody testing if made available, then it can be help to screen hotspot area at least, and we can catch hold the number of the patient earlier. Then third suggestion is that most of the hospital has a Gene Expert platform. We are doing the Gene Expert testing for the TB, and this platform is available even at the district level in the rural areas also. But that, for that testing for the COVID, at present the kits are not available. They are in the R&D process at the machines supplied by the CPET. They are in the process of giving the Gene Expert for the COVID, and they are asking for some lab from Pune. They inquire about it. They say that it may be available by the end of the month of the April. If we can go to that, and if that is available, then Gene Expert testing for the COVID-19 will become evolutionary in India. So we can do maximum number of tests. So we can think about the Gene Expert testing. Then regarding the medical college that Dr. Bhatt already mentioned, private medical college can take the help of the private medical college in Pune also. I am talking about Pune. In Pune, and Bhatt mentioned that we have 3 private medical colleges, 3 to 4, and total capacity of bed goes to 8,000. Now, when you are discussing the capacity of bed, it means that it is the admission for the COVID positive patient. But we had to analyze the critical bed availability. How much critical bed available and how much patient we can intubate and ventilate if we require. 8,000 bed strength, I think we have with the 500 to 600 ventilator bed available. And to manage that ventilator bed, we required a good quality of critical care person also. So we have to take this consideration. We have to go ahead accordingly. हाँ नमस्कार, महेश करपे। अभी डॉक्टर साहब ने जो भी ग्राफिक से दिखाया हमें नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, और जो अभी लोकेशन है अभी पुणे में, तो पुणे की जितने भी आबादी है उनमें से 30 to 35 पॉपुलेशन इन स्लम एरिया है, और जितना भी अभी नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं वो सब स्लम एरिया में अभी बढ़ रहे हैं। और जब एक 15 दिन से पीएमसी ने जितने भी टीचर्स है पुणे में उनको थोड़ा एक एनालिसिस सर्वे के लिए भेजा था, और उन्होंने कुछ टेम्परेचर है क्या, कुछ दिक्कत है क्या, ऐसा जब 3-4 क्वेश्चन थे उसके हिसाब से थोड़ा एक एनालिसिस किया था। लेकिन जैसे ही स्लम एरिया में थोड़ा पेशेंट बढ़ने लगे हैं, तो ऐसा थोड़ा ध्यान में आता है कि ये स्लम एरिया का स्कैनिंग होना चाहिए। अभी जितने भी पीएमसी से डॉक्टर्स है, सपोर्टर्स है, वो सब अभी अलग अलग हॉस्पिटल में वहाँ पे वो सब एंगेज हैं, और 1-2 डॉक्टर से पर डे जो स्कैनिंग अभी स्लम एरिया में हो रहा है वो नॉमिनल 150-200 पर डे ऐसा हो रहा है, और उधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। थोड़ा 6-7 दिन में ऐसा थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि उसका परसेंटेज ऑफ स्कैनिंग इन स्लम एरिया इसको बढ़ाना चाहिए। अब वो हिसाब से थोड़ा डेंटल डॉक्टर एसोसिएशन के साथ में वो भी थोड़ा आगे आ गए, और उन्होंने भी थोड़ा सहयोग दिखा है कि उसमें अपन मैक्सिमम स्कैनिंग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा होमवर्क भी हमने किया है। तो स्लम एरिया में जो पेशेंट बढ़ रहे थे उसके लिए थोड़ा स्कैनिंग का परसेंटेज पर डे ये थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं वहाँ के डॉक्टर के लिए, सपोर्ट्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, वो पीएमसी या गवर्नमेंट ने सप्लाई किया, तो जल्दी से जल्दी स्लम एरिया में मैक्सिमम स्कैनिंग करके हम वहाँ से जो भी पेशेंट है जो बहुत दिनों के बाद में ध्यान में आता है कि ये पॉजिटिव है, और वो जो पॉजिटिव नेगेटिव के भी पॉजिटिव कर रख जाए, उसके लिए जल्दी से जल्दी इस स्लम एरिया में
परसेंटेज ऑफ स्क्रीनिंग का बढ़ाना होना चाहिए, ये हमारा थोड़ा ध्यान में आ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ। बहुत ही अच्छे सुझाव और रचनात्मक सुझाव दिए हैं सभी लोगों ने, और ख़ास तौर पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा स्लम पॉपुलेशन की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय ये होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन को हम 3 दिन और मैक्सिमम 4 दिन के अंदर कैसे स्क्रीन कर पाएँ। अगर हम वो स्क्रीन नहीं कर पाएंगे तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं रोक सकते। तो ये बहुत अच्छा है, इसको मैं ध्यान में लूँगा और लोगों के वहाँ पे टीम की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, आपने जो गाइडलाइंस की बात कही, ट्रीटमेंट गाइडलाइन रैपिड टेस्ट किट की, मैंने ऑलरेडी अर्चना जो आपकी पाटिल जो DHS हैं उनके साथ अभी शाम को ही शेयर की है। वो मैं चाहूँगा कि वो बाकी सबसे भी शेयर कर लेंगे, और जिससे कि वो हम इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। मेडिकल कॉलेज का हम लोगों को बिल्कुल ध्यान है, लेकिन आपने जो डेंटल चिकित्सकों की बात करी उनको भी हम इन्वॉल्व करने की सर प्रयास करेंगे। के बारे में थोड़ा बोलना है। मैं डॉक्टर प्रवीण दबड़गांव। प्रिवेंटिव मेडिसिन ज़्यादातर आयुर्वेद और होम्योपैथी में है, और इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन जो है आयुर्वेद में है। बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इसके बारे में अध्ययन करके कुछ पेशेंटों को दवा भी दी है, उसको सिद्ध किया है इस मेडिसिन से अच्छा असर और इम्यूनिटी बढ़ाने में होता है। वो आधारित जो पंचगव्य होते हैं उससे बनाई हुई दवाएं, उसके आधारित का फॉर्मूला भी उन्होंने इसी तरह से बनाया। ये सभी डॉक्टरों ने अपने इस अध्ययन का प्रयोग PM ऑफिस, आरोग्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय को किया है। ये सभी दवाएं सभी प्रकार के रोगों को देने की अनुमति, उनको देने की अनुमति केंद्र की तरफ से अधिक दी गई, तो बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो सकता है और बीमारी फैलने से हम रोक सकते हैं। माननीय पंतप्रधान जी ने अपने भाषण में उसका निर्देश दिया था कि सभी प्रकार की प्रिवेंटिव मेडिसिन देने की रचना सरकारी अस्पताल में और PSC और RSC में हो गई, तो केंद्र की तरफ से वो होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन भी करता हूँ और मेरा आग्रह भी है। धन्यवाद। तो उन्होंने बताया नीचे लाने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने जो मार्ग अपनाया वो थोड़ा खतरनाक। तो BMC ने अपने स्वयं के अलग गाइडलाइंस बनाए हैं, वो ICMR से अलग है। ICMR कहता है कि असिम्प्टोमेटिक रिस्क कॉन्टैक्ट को 8 से 14 दिन में टेस्टिंग अनिवार्य है। BMC ने ये बदल दिया है। अभी नंबर ऑफ टेस्ट घटाने का प्रयास BMC और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बड़ी मात्रा में कर रही है। दूसरी बात ध्यान में आई है कि जो होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए हैं, जैसे मुंबई में नायर हॉस्पिटल में लगभग 70 डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ इज देयर व्हिच आर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, लेकिन उनका टेस्टिंग नहीं हुआ, वो हाई रिस्क कांटेक्ट में है, लेकिन उनका टेस्टिंग ना करने के निर्देश ऊपर से दिए हैं। इन नायर हॉस्पिटल ओनली 17 डेड बॉडीज है जो इसके कारण ही, कोविड के कारण ही मृत्यु जिनकी हुए हैं, लेकिन वो कोविड न खाते हुए अन्य रीजन बताने के प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। तो ये एक बड़ा समस्या हमको नजर आ रही है। टेस्टिंग की प्रोक्योरमेंट भी राज्य सरकार कम कर रही है, वो थोड़ा, और टेस्टिंग लैब को भी कुछ, एक प्राइवेट लैब है मेट्रोपोलिस, उसको धमका भी रही है कि टेस्टिंग आपने ज्यादा नहीं करना करके। तो मुझे लगता है ये थोड़ा टेस्टिंग बढ़ाने के विरुद्ध दिशा में महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। दूसरा, जो राज्य सरकार स्वयं होके सुमोटो प्रोक्योरमेंट करना चाहिए वो कम कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकली ब्लेम गेम चल रहा है कि सेंटर का सब दोष है, सेंटर हमको नहीं दे रहा है। तो मेरा एक निवेदन है कि एक पत्र केंद्र की ओर से भेजना चाहिए कि हमारे पास इतना इतना PPE बाकी मास्क वगैरह है, आपने समय पे देना चाहिए, या तो बाहर से भी आप खरीद सकते हैं। वो यहाँ बता रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाले कि हम बाहर से खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन सेंटर से परमिशन नहीं है। और एक बात है, हाउस टू हाउस सर्वे की, स्क्रीनिंग की बात की, तो वो तो अभी तो बिल्कुल उसके बारे में विचार भी नहीं कर रहे।
तो ये सारे बिंदु उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई एक अच्छा अधिकारी अगर यहाँ पे आता है तो उपयुक्त रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। प्लाज्मा थेरेपी को परमिशन, वो एक बिंदु बाकी है। एक डॉक्टर ये प्लाज्मा थेरेपी में वहाँ पुणे के लोग सहयोग कर सकते हैं, उसकी परमिशन अगर होगी तो वो करेंगे। वहाँ अपने ब्लड बैंक वगैरह काफी चलते हैं, हम उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। ऐसे एक मैं सारे विषय के बारे में बता देता हूँ। मैं ये जितने विषय आपने रेज किए सबके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे अंत में आपने ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा के बारे में बताया है, इसके बारे में इस्तेमाल करने के लिए कोई मनाही नहीं है। इसकी जो डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं वो ICMR ने भी अप्रूव किए हैं और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी वो अप्रूव्ड हैं। सिर्फ जो भी लोग यूज़ करना चाहते हैं उनको ड्रग कंट्रोलर के ऑफिस को एक ईमेल लिखना है और जो क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से जो प्रोटोकॉल उसके लिए तय किया गया है उसी प्रोटोकॉल को अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको कोई किसी किस्म की कठिनाई नहीं है। ये सब कुछ वेबसाइट पे ऑलरेडी अप्रूव्ड लिखा हुआ है। दूसरा, सेंट्रल टीम्स के बारे में आपने कहा, ऑलरेडी महाराष्ट्र में हमारी अभी कल भी परसों भी जब मुंबई वालों से बात हुई थी तो ऑलरेडी हमारे सीनियर लोग सेंट्रल टीम जो है यहाँ पर हमारे यहाँ गई हुई है। हाउस टू हाउस सर्वे वगैरह के बारे में तो जो सर्वेलेंस की टीम्स हैं, दूसरी टीम्स हैं, वो अभी सारे सुजीत जी आपसे बात करके गए हैं। जहाँ जहाँ कुछ अगर हमारे ध्यान में आता है कि कोई सर्वेलेंस की एक्टिविटीज़, ये हमारी सेंट्रल टीम जो वहाँ गई हैं वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने की दृष्टि से गई हैं। अभी जो आखिरी के 3 विषय बताए, डेड बॉडीज़ के बारे में, किसी लैब को धमकाने के बारे में, प्रोटोकॉल्स को ना फॉलो करने के बारे में, डेलिब्रेटली टेस्टिंग की संख्या कम करने के बारे में और टेस्टिंग किसकी हो उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड करने के बारे में, ये सारे जानकारियां मुझे अभी शाम को देवेंद्र फडणवीस जी ने फ़ोन पे दी हैं। मैंने उनको इतना कहा है कि जो इसके साथ जो संबंधित लोग हैं, जिस लैब को मान लीजिए सप्रेस करने के लिए कहा गया, या वो सारे लोगों से आप ICMR के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखवाइए, हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखवाइए और उसकी कॉपी हमारे को भी साथ में भिजवाइए। तो उसके लिए जो जो कुछ हमको नेसेसरी एक्शन करना है वो हम निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ विषय अभी यहाँ पर रेज़ किया गया था, उसके बारे में 2 बातें हैं कि एक तो ICMR और आयुर्वेद हमारा आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलके ट्रीटमेंट की दृष्टि से साइंटिफिक ढंग से क्या रिसर्च हो सकता है वो उसके ऊपर ऑलरेडी जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह पे वर्किंग हो रही है, वो एक स्टेप। दूसरा, जो आयुर्वेद की दवाइयाँ जिनके कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है या हमारे को रेजिस्टेंस वगैरह इम्प्रूव करने के लिए, उसको तो आप जानते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी उसको प्रोपेगेट किया है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई डॉक्टरों से देश के, उसमें आयुष के डॉक्टरों के साथ भी किया गया और उसको बराबर जो है उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ये, क्योंकि कोई स्पेसिफिक दवाई के बारे में रिकमेंडेशन औपचारिक तौर पे बिना किसी ट्रायल वगैरह के नहीं हो सकती है, लेकिन उसके ट्रायल्स साइंटिफिक करने के लिए ऑलरेडी ICMR और आयुष मिनिस्ट्री काम कर रही है। इसी तरीके से अभी आपने जो ये टेस्टिंग वगैरह के बारे में कहा, तो मुझे इतना बताना है आपको कि ये तो आपका पुणे तो सबसे बड़ा जो है इसका सेंटर है। NIV पुणे अभी 2012 ये 13-14 तक भी जो ये वायरस का जो सैंपल है ये अमेरिका भेजा जाता था और अभी ये जो वायरस है इसका जन्म भी अभी जनवरी के महीने में हुआ है। 7 जनवरी को पहली बार इसको दुनिया के लिए बताया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने इस 3 महीने में सरकार की तरफ से एक NIV पुणे के अलावा 146 सरकार की लैब्स को हम लोगों ने विकसित किया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 70-80 लैब्स को, बल्कि 80 से ज़्यादा शायद हो गई, अभी रोज़ संख्या चेंज होती है, उनको भी हमने परमिशन दी है। लेकिन ये टेस्टिंग जो है ये हर एक जगह पर उसलिए नहीं हो सकती कि बहुत सारे बायो सेफ्टी के, बायो हैज़र्ड्स और ये सारे इश्यूज़ को भी देखना होता है। लेकिन फिर भी इसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए हमने सारे देश में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लेवल की 8-10 संस्थाएं हैं उनको नोडल बनाया है और वो सारे देश के 500 मेडिकल कॉलेज से प्रोएक्टिवली संपर्क करके जहाँ जहाँ ये फैसिलिटी और फर्दर एक्सपेंड हो सकती है, हमारी ये टारगेट है कि मई के एंड तक हम देश में हर रोज़ 1 लाख टेस्ट इसके करने की स्थिति में आएँ और
ये पीपीई किट्स के बारे में मेरे को ये कहना है, और आखिरी में भी ये सजेशन आया ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन जब हम स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हैं, राजेश टोपे जी से हम बात करते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बात करते हैं, हमारे डैशबोर्ड पे जो महाराष्ट्र में कितने पीपीई किट्स हैं, कितने N95 मास्क हैं, कितने हम दे चुके हैं, कितने हम देने वाले हैं, सब कुछ हम उन लोगों से शेयर करते हैं। अब आगे जो हम तो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है सामान देते हैं, आगे एक एक सेंटर पे उसको भिजवाना ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई कार्यकर्ता जो है जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, हम भेज देंगे कि महाराष्ट्र को जो है, महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, मुझे पिछले दिनों सतीश जी का टेलीफोन आया था, और जो आपके चंद्रकांत जी हैं उनको हमने महाराष्ट्र को क्या क्या हम लोगों ने दिया पूरी जानकारी हमने अभी 3 दिन पहले उनके पास भेजी है, क्योंकि उन्होंने हमसे मांगी थी। इसके अलावा अभी यहाँ पर ये जीन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया है, जिससे टीबी का टेस्ट होता है, उसकी भी जो किट्स हैं उनको प्रोक्योर करने की प्रक्रिया ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए 8 लाख किट्स भारत के अंदर अभी तक हमारे आए हैं, बाहर से ये आते हैं, वो सारे देश में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना उसकी गाइडलाइंस भी इशू कर चुके हैं। जैसा अभी आपको डॉक्टर सुजीत सिंह जी ने बताया कि वो केवल जो हमारे हॉटस्पॉट्स के एरिया हैं वहाँ पर कम्युनिटी में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आप भी सब जानते, ज़्यादातर लोग यहाँ जो बैठे डॉक्टर है, कि वो एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो किसी तरह का कन्फर्मेशन टेस्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसके माध्यम से हमें एक प्रकार से जानकारियाँ मिलती भी नहीं हैं। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों के बारे में बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं सारे देश में। हमने सरकारों को कोविड के लिए एक्सक्लूसिवली अस्पताल और सेंटर्स जो है डेडिकेट करने के लिए और उनको नोटिफाई करने के लिए कहा है। ज़्यादातर सरकारों ने उनको नोटिफाई भी कर दिया है, और कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल और ऐसे बेड्स करके 1.5 लाख के करीब बेड्स जो है उसके लिए एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है। इसी तरह से जो आईसीयू बेड्स वगैरह हैं वो भी पूरी तरीके से जो है इस तरह से डेडिकेटेड हैं। बाकी ये स्टेट मेरा ख्याल से जो वेंटिलेटर्स के बारे में कहा गया, तो वेंटिलेटर्स के लिए भी जो एक्सक्लूसिव बेड्स हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली वेंटिलेटर्स को भी रिज़र्व किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी यद्यपि अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने दिन का, जितने भी पेशेंट्स अस्पतालों में गए हैं उसमें 1% से ज़्यादा को भी 1% से भी कम को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है थोड़ा ऑक्सीजन की, इसलिए बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और करीब 55,000 वेंटिलेटर्स हम लोगों ने और ऑर्डर किए, जो कि अभी इस महीने के अंत से हमारे सिस्टम के अंदर आने वाले हैं। वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ भी जो है 1.5 लाख से ज़्यादा हमने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स की हैं लोगों की, जिसमें वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए भी जो ट्रेनिंग की जो आवश्यकता है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माध्यम से वो भी प्रक्रिया हमारी ऑलरेडी चल रही है। ये दांतों के डेंटल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इस्तेमाल करने के लिए सजेशन दिया गया। ऑलरेडी जो लॉन्ग टर्म प्लान है जिसमें कि हमारे को एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर सब प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें योजना इसी प्रकार की है कि जो 80% जो मरीज़ हैं जो साधारणतः जिनको बहुत विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सुपरविज़न की ज़रूरत है, जो अपने से सिंपल फ्लूइड्स या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या बेड रेस्ट के माध्यम से ही ठीक हो जाते हैं, ऐसे मरीज़ों को हम लोग जो है कोविड के लिए अस्पताल के अलावा की फैसिलिटीज़ में हम लोग रखेंगे। अगर भगवान ना करे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो होटल्स के अंदर, गेस्ट हाउसेस के अंदर, जो कॉलेज के हॉस्टल्स के अंदर, या मान लीजिए कोई जो दूसरे स्टेडियम्स इत्यादि, तो वहाँ पर थोड़े से जो बहुत डॉक्टर्स हैं दूसरे, उनकी मदद सिर्फ सुपरविज़न के लिए, तो उसमें बहुत सारे आयुर्वेद के भी डॉक्टर्स या आपने डेंटल सर्जन्स का सुझाव दिया है। इस प्रकार की देश की सारी मैन पावर को हम लोग यूज़ करेंगे। सारे स्टेट्स को हमने कहा है कि जो रिटायर्ड भी बहुत सारे लोग हैं, दूसरी मैन पावर है, उसका भी जो है सारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए, तो पूरे डिटेल्ड स्टेट्स को एडवाइजरी दिए हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे डैशबोर्ड पे हर एक तरह की जो फैसिलिटी उन्होंने क्या क्या क्रिएट की है वो हर रोज़ हमें उसकी जानकारियाँ मिलती हैं, और ये सारी फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोगों ने क्रिएट करने के लिए कहा है। उसके लिए हमारे पास सब जगह का, पूरे देश का
फीडबैक भी है और उसको हर रोज़ हम लोग मॉनिटर करते हैं और उसको हर रोज़ इम्प्रूव करते हैं। तो ब्रॉडली जितने पॉइंट आप लोगों ने यहाँ रेज़ किए हैं और बाकी जो टेक्निकल जो सजेशंस हैं वो डॉक्टर सुजीत सिंह भी नोट करके गए हैं, वो रैपिड रिस्पांस टीम्स के साथ, सर्वेलेंस ऑफिसर्स के साथ और जो भी पुणे के अंदर जो उनकी दृष्टि से फीडबैक है जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया, वो हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। जो आपकी तरफ से भी जानकारी हमें मिली है, जो आपने दिया कि कहाँ कहाँ हो रहा है, सब हो रहा है, इसमें जो भी ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी हमें बताना है, वो हम इसको अभी अपनी हेल्थ सेक्रेटरी को देंगे और उनसे राइटिंग के अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट को उसके बारे में लिखवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह के समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो गया है। मैंने भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पुणे की ओर से आपके पास भेजा है, शायद आपको मिला होगा। हाँ, मिल गया। एक बार आप उसको ऑफिस में ठीक से दिखा लीजिए। कुछ इन्होंने एप्लीकेशन किए हैं ईमेल पर परमिशन के लिए, तो वो भी एक बार परमिशन हो जाए, बाकी फिर मैं व्यक्तिगत फॉलोअप कर लूंगा इनसे पूछ कर, और 2 दिन में फिर आपको और इसकी डेप्थ जानकारी मैं अपनी ओर से आपको देंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। इनकी जो भी कोई परमिशन पेंडिंग है वो आप अपने पास ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं उनको तुरंत दिखवा लूंगा। ठीक है, ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी का विशेष धन्यवाद।